अधिष्ठाता महोदय, आज आपने मुझे उत्तर प्रदेश के करोड़ों युवाओं की आवाज़ बेरोजगारी पर नियम 56 में बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा युवाओं का प्रदेश है, आज उसकी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी सिर्फ आंकड़ों की समस्या नहीं है, बल्कि ये करोड़ों जिंदगियों को सीधे प्रभावित करता है। रोजगार केवल आय का स्रोत नहीं है मान्यवर, ये मैं बार बार कहती हूँ कि रोजगार हमारे आत्मसम्मान, हम पिछड़ों दलितों की सामाजिक पहचान और जीवन की गुणवत्ता के लिए जरूरी है। बेरोजगारी के मूल कारण कुछ है मान्यवर, जिसमें पहला है, पहले शिक्षा समझा जाता था। हमको पहले कहा जाता था कि आप पढ़ लिख लो, नौकरी कर लोगे, समाज में समान रूप से जीने का अवसर मिल जाएगा। परंतु आज जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था है मान्यवर, उस तरह से हमें रोजगार भी नहीं प्राप्त हो पा रहा है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था रोजगार मुखी नहीं है। इसमें असंगठित क्षेत्रों का वर्चस्व है मान्यवर, और स्वरोजगार जिसमें व्यापारी कहा जाता है कि व्यापार करने के लिए, लेकिन उसमें कुछ ही लोगों का वर्चस्व है, जिसमें बाकी मुझे लगता है पिछड़े दलितों के लिए ना अवसर है, ना उनको बैकअप है, ना उनको संसाधन है, ना प्रोत्साहन दिए जाते हैं। हमारे लिए बचता है सिर्फ मात्र एक और एक सरकारी नौकरी का विकल्प। मान्यवर, सरकारी नौकरी में भी जिस तरह से आज दलितों के, माननीय वित्त मंत्री जी अभी गुस्सा कर रहे थे और इस बात पे कह रहे थे कि आरक्षण की विरोधी नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ मान्यवर। अभी यूपीपीएससी का जो आरओ का 2023 वाली भर्ती विज्ञापन संख्या A-7/E-1/2023 में अनुसूचित जातियों के जो पद आरक्षित हैं वो सिर्फ 34 है, जिसमें ये आरटीआई से मांगा गया था महोदय। इसमें टोटल पद 338 थे और अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ 37 आरक्षित किए गए, जबकि ये होना चाहिए 71। 37 का मतलब मात्र 10%, और आप कह रहे हैं कि आप आरक्षण के साथ हैं। अनुसूचित जाति का 21% का आरक्षण, जो कि होना चाहिए 71 सीटों का अप्रॉक्स, लेकिन आपने दिया है अनुसूचित जाति को सिर्फ 37 सीटें, और आप कह रहे हैं कि आप आरक्षण के साथ हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आरक्षण के आप साथ हैं तो क्यों नहीं आरक्षण लागू करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हम सबको दिया, जिससे आज देश चल रहा है, और उस संविधान में दलितों के लिए जो आरक्षण मुहैया कराया गया, जिसे हम आज यहाँ पर, मैं आज दलित की बेटी यहाँ पर सदन में सिर्फ उसी आरक्षण की वजह से आ पाई हूँ, क्योंकि संविधान में हम दलितों को आरक्षण प्राप्त था। लेकिन आज इस आरक्षण की जिस तरह से हर जगह अवहेलना की जा रही है, हर पदों में अवहेलना की जा रही है, जितनी सरकारी नौकरियां निकल रही हैं, आपके एक तो पद, आप सरकारी नौकरियों को पद भरना नहीं चाहते हैं, अगर आप भर भी दे रहे हैं, भर्तियां निकाल रहे हैं, तो उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं, न्यायालय में पेंडिंग पड़ी हुई है। ऐसी भर्तियों का क्या फायदा? इतनी सरकारी पद, अभी हमारे विधायक जी बोल रहे थे कि कितने लाख सरकारी पद अगर भर दिए जाए, सरकारी नौकरियां दे दी जाए, तो हम पिछड़े दलितों का भला हो जाएगा। लेकिन ये सरकार चाहती नहीं, इसलिए वो सरकारी नौकरियां देना नहीं चाहती, इसलिए पद नहीं निकालती। मैं एक बार, आप हमेशा निजीकरण की बात करते हैं, आप हर चीजों को सरकार में बेचने की बात करते हैं। जब वो निजीकरण हो जाएगा तो फिर उसमें नौकरियां, जो हम पिछड़े दलितों की नौकरियां हैं, जिसमें आरक्षण है हमारा, जब वो निजी हो जाएगा तो हम आरक्षण कहाँ पाएंगे? आप आउटसोर्सिंग को सपोर्ट करते हैं। जिस तरह से आप आउटसोर्सिंग को सपोर्ट करते हैं, आप अगर हम कहते हैं कि आप रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, तो आप बताते हैं हम मेले लगा रहे हैं, रोजगार मेले। उन रोजगार मेलों में क्या हो रहा है? उन रोजगार मेलों में हो रहा है कि जो मूल कंपनियां हैं वो रिक्रूटमेंट ना करके आउटसोर्सिंग की कंपनियां वो लोगों को ले रही हैं, और उनको उनके अनुभव के अनुसार नहीं, बल्कि ना उनकी योग्यता के अनुसार ऐसे पद उनको दिए जा रहे हैं। उसकी कोई कैटेगरी डिसाइड नहीं है कि कितने से कितना। आप एक आउटसोर्सिंग निगम भी बनाने वाले थे, उसका क्या हुआ माननीय वित्त मंत्री जी? अधिष्ठाता महोदय, वित्त मंत्री जी आउटसोर्सिंग निगम बनाने वाले थे, अब तक उसका भी कोई पता नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि आरओ में किस तरह से 37%, जो 338 के सापेक्ष केवल 10% मात्र है, उसको कर दिया गया। यह स्थिति भारत के संविधान अनुच्छेद 16(4) और 335 तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 394 का स्पष्ट उल्लंघन करती है। इससे सामाजिक न्याय, समान अवसर व पिछड़े वर्गों के लिए जो भावना है वो आहत होती है। मैं एक बार मैंने इसी सदन में ये पूछा था कि महिलाओं को यूपीपीएससी में जिस तरह से आरक्षण, दलित महिलाएं उसमें कहाँ
कहाँ कैटेगराइज करके अपने आप को खड़ा कर पाएंगी माननीय अधिष्ठाता महोदय। हम दलित महिलाओं के लिए भी यूपीपीसीएस की अगर मैं बात करूं, यूपीपीएससी की, तो उसको कम्पीट करना पड़ता है जो सोशली साउंड महिलाएं हैं, और उनको न ही दलित वर्ग का आरक्षण मिल पाता है, सिर्फ महिला वर्ग का आरक्षण मिला जाता है। डबल इंजन की सरकार है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आपने अभी तक इस महिला आरक्षण को क्यों नहीं लागू किया? आप जो कहते हैं कि महिला आरक्षण के कौन विरोधी हैं? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिस तरह से कहते थे कि हम दलित पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, मैं एक बार फिर से अपनी बात ये कहना चाहती हूँ कि भारत में बेरोजगारी का जो मायना है वो भी माननीय अधिष्ठाता महोदय बहुत ही, मुझे लगता है कि भारत में जो बेरोजगारी का मानक है वो व्यक्ति को साल में अगर 30 दिन भी काम मिल जाता है तो उसको रोजगार में माना जाता है कि उसके पास रोजगार है, और व्यक्ति को सप्ताह में 1 घंटे भी अगर काम मिल जाता है तो उसको माना जाता है कि उसको रोजगार है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ये मायना है कि 15 से और 74 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो सक्रिय रूप से नौकरी खोज रहा हो और 4 हफ्ते के अंदर नौकरी तलाश कर रहा हो उसको भी बेरोजगार माना जाएगा, और 2 सप्ताह के अंदर वो नया काम शुरू करने के लिए अगर अवेलेबल है तो उसको भी बेरोजगार माना जाएगा। लेकिन भारत की ये जो बेरोजगारी मानक है वो ही नहीं उचित है। मान्यवर, मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि जिस तरह से ये सरकार हम पिछड़ों दलितों का आरक्षण खाने का प्रयास कर रही है, क्या ये चाहती है कि जिस तरह से इन्होंने माइनॉरिटी के लोगों को इतना निराश हताश किया है उसी तरह से वो दलितों के साथ भी ऐसा करना चाह रही है? मैं 1-2 लाइन से बस अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ मान्यवर, कि गुरूर इतना कि सच की आवाज दबा दी जाए। मान्यवर, अभी इस तरह से जो वाकया हुआ उसी पे ये है कि गुरूर इतना कि सच की आवाज दबा दिया जाए, कुर्सी को तख्त समझ के जनता को भुला दिया जाए, अहंकार के शीशे में खुद को खुदा समझ बैठे हैं लोग, वक्त आने दीजिए, पीढ़ी परिवार है जो आईना दिखा दिया जाए। थैंक यू माननीय मंत्री जी।